मतलब हमें डाउट नहीं है अब कि इसमें इस चैप्टर में कुछ हमारा बाकी है ना। तो हम मेरे ख्याल से सोशल की तरफ बढ़ते हैं और सोशल में हमें नई बुक स्टार्ट करनी है आज। तो देख लेते हैं एक बार हम सोशल में क्या उठाने वाले थे। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स उठाने वाले थे। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3 चैप्टर का टारगेट है अपना, टर्मिनल के पहले 3 चैप्टर हो जाए। तो शिक्षकों के निर्देश हैं तो ये तो हम पढ़ेंगे नहीं। हालांकि मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ बैरागढ़ में इस चैप्टर के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर मिलेंगे ना, यहाँ पर पहला चित्र बहुत ज़रूरी है जो चैप्टर में बना हुआ है ना। चैप्टर का नाम है विकास। तो ये जितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं विकास नाम के, उनके ऊपर चैप्टर है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि विकास कौन है, क्या करता है विकास। अगर आपकी क्लास में विकास नहीं है तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर जोक सपाट, केवल मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। विकास, ये वाले जो डायग्राम रहते हैं ना, ये बहुत हद तक हमें चैप्टर का सारांश बता देते हैं कि चैप्टर जो है वो, कुछ लोग बोलेंगे कितना भद्दा मजाक था। ठीक है भाई, ऐसे ही अपना मूड ठीक रखने के लिए बोल रहा था, क्योंकि आपका मूड तो मायने नहीं रखता है लेकिन मेरा मूड रखता है। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि काय पे बैठा हुआ है, स्टूल पे बैठा हुआ है। उसके आजू बाजू कान से क्या निकल रहे हैं, एरोप्लेन निकल रहे हैं। उसके बगल में क्या बने हुए हैं, रॉकेट बने हुए हैं। उसके बगल में क्या बना हुआ है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये दरवाज़ा है जिसके आजू बाजू मूर्ति बनी हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है विकेट बने हुए हैं क्रिकेट के, हो सकता है 2 बंदे क्रिकेट के बैट लेके खड़े हुए हों, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। यहाँ साइड में कार बनी हुई है ना। और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके आगे एक कार खड़ी हुई है। उसी के जस्ट नीचे, उसी के 10 पैरों के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक झोपड़ी है, एक महिला है जो कि शायद चटनी बना रही है सिलबट्टे पे। 2 मिनट ज्वाइन करवा दे। वहीं एक महिला झाड़ू लगा रही है, पीछे मटका रखा हुआ है। एक मजदूर है जो कि ईंट जमा रहा है और एक लेडी है जो कि खेतों में काम कर रही है। ये पूरा के पूरा डायग्राम हमको हमारे देश की अर्थव्यवस्था के चक्कर में दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। कुछ उद्योगपति होते हैं हमारे देश में जो कि अमीर होते हैं, जिनके तलुओं के नीचे या फिर उनसे पैसों के मामले में कम कुछ मजदूर वर्ग होता है जो लगातार एक आम जिंदगी जी रहा होता है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा होता है, मजदूरी करके कमा रहा होता है और अपना पेट पाल रहा होता है। वहीं इसके पास जो हमारा जो दूसरा वर्ग है भारत में, अमीर वर्ग जो है, उसके पास सारे सुख सुविधाएं संसाधन मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। रॉकेट और एरोप्लेन यही दिखा रहे हैं कि ये इनके लिए बने हुए हैं। एरोप्लेन में सफ़र कौन करेगा, उद्योगपति, ना कि कोई एक मजदूर करेगा खेतों में काम करने वाला, है ना। हालांकि अब ज़माना बदल रहा है, लेकिन हमारे देश में ये 2 प्रकार की सोसाइटियों का जिक्र इस चैप्टर में किया हुआ है। एक जो अमीर सोसाइटी है जो कि आलीशान ज़िंदगी जी रही है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, और दूसरी जो है वो बेसिक ज़िंदगी है जो अपनी जैसे तैसे करके गुजारा कर पा रहे हैं। तो इसकी अवधारणा यानी कि विकास, इंग्लिश में विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। नाम तो सुना ही होगा, डेवलपमेंट। स्पेलिंग पूरी याद नहीं थी इसलिए थोड़ा सा ऊटपटांग लिख दिया, है ना। डेवलपमेंट, विकास। तो हमारे देश का विकास कुछ इसी तरह से हो रहा है। अगर आपने रजनीकांत की एक मूवी देखी हुई होगी, शिवाजी द बॉस, उसमें एक डायलॉग है रजनीकांत का जहाँ पर उसने बोला है देश में क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। एक बंदा अपने बेटे की शादी पे 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एक अंधा अमाउंट जो है वो खर्च कर दे रहा है। अब आप कुछ बोलेगे 300 नहीं है, 3000 है। अरे हाँ भाई ठीक है, 300, 1 करोड़ भी बहुत होता है, वहाँ 300 करोड़ भी है तो बहुत ज़्यादा है ना। कोई एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे की शादी में 300 करोड़ खर्च कर देता है, और एक नॉर्मल मजदूर या फिर एक व्यक्ति नॉर्मल अपने बेटे की या बेटी की शादी में 3 लाख या 4 लाख खर्च अपना बजट रखता है। तो उसी के ऊपर वो डायलॉग है कि अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है भारत में, गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। ये कैसा विकास हो रहा है, ये कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो
यहाँ पर इस चैप्टर में हमें इसी अवधारणा से परिचित करवाया जाता है कि देश का विकास जो होता है ना, वो किसी के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी के इर्द गिर्द घूमता है हमारा चैप्टर पूरा के पूरा। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बना हुआ आ रहा है जिसमें एक अंकल जी जो है वो रिटायरमेंट के बाद, मैं रिटायरमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाल झड़ गए हैं आधे। अगर ध्यान से देखोगे आप डायग्राम, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो अंकल जी जो है अपनी बालकनी में बैठे हुए हैं, मस्त पैर पसार के कुर्सी पे, और कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो लालटेन लिए हुए हाथ में कि चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो है वो कर रहे हैं। एक आंटी खाना बना रही है दूसरे घर में, और पुरुष जो है वो टेबल पे बैठकर खा रहे हैं। सामने दारू भी रखी हुई है, शायद हो सकता हो दारू हो या रसना भी हो सकता है, आपके ऊपर है, आपको जो पसंद हो वो रख लो। यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए हैं, उनके बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं और बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मतलब ये आम जिंदगी है जो कि नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं, बिता रहे हैं। सभी लोगों के घर में ऐसा कुछ ना कुछ होगा। बगल में एक कार जा रही है जिसमें पीछे बैठी हुई बच्ची आइसक्रीम खा रही है, आगे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। उसके कार में से धुआं निकल रहा है। नीचे कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं, एक स्कूटर का चक्का बस दिख रहा है। दूसरी कार में एक हीरो चश्मा लगा के चला रहा है, और तीसरी कार में कचू भरा हुआ है, पीछे डिक्की में दिखाई दे रहा है। दूसरी कार का चक्का हमको केवल दिख रहा है, और उसी के सामने एक नज़र आ रही है एक साइकिल चलाने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है, गौर से देखोगे तो इस साइकिल चलाने वाले की केन में ही ये सारी चीज़ें, इस बिल्डिंग को खड़ा किया हुआ है चित्रकार ने, जो कि क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो समाज का सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग है वो अपनी रोजी रोटी से अपना घर पाल रहा है ना। और जो गाड़ी में चलने वाले लोग हैं वो एक अमीर प्रवृत्ति को दिखाएंगे या फिर अमीर लोगों को दिखाएंगे देश में, जो कि केवल अपने आलीशान ज़िंदगी या फिर अपनी आरामदेह ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ गंदगी भी पड़ी हुई है, कुत्ता दिख रहा है, वो साइकिल वाला चला रहा है ना। तो कुछ ये इंडिकेशन दिया है कि देश की महत्वपूर्ण आबादी, जो बड़ी आबादी है, उसका जो रहन सहन है या फिर उसकी रोजी रोटी एक ही बंदे पर डिपेंड कर रही है। वो एक ही बंदा घर चला रहा है बहुत बड़ी आबादी में, और उसकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही रहेगी जिसका उदाहरण दिया हुआ है। तो चैप्टर जो शुरुआत में बात करता है वो ये बात करता है, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, और क्या और अधिक समानता हो सकती है। अभी क्या लगता है आपको, समानता है कि नहीं है हमारे समाज में? समानता, कैसी समानता की बात कर रहे हो? अगर हम स्कूल की बात करें तो मेरे ख्याल से स्कूल लेवल में आपको बहुत हद तक समानता देखने को मिलेगी, लेकिन बाहरी जीवन में समानता नहीं है। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि एक अमीर उद्योगपति के बेटे की शादी में अरबों रुपए खर्च कर दिया जाता है, जबकि तो वो समानता नहीं है ना। एक व्यक्ति डेली का लाखों का धंधा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है केवल अपनी दैनिक मजदूरी से अपना पेट पाल रहा है। तो ये समानता कहाँ हुई समाज में, है ना। विकास इन सभी प्रश्नों के विचार करने और इनकी लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों से ही जुड़ा हुआ है। ये काम जटिल है। इस अध्याय में विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, विकास होता क्या है। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम आज तो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, हम इसे भूमंडलीकृत विश्व का बनने में थोड़ा इससे लेना देना था। विकास क्या है, वादा करता है, और विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक डायग्राम आया है बहुत अच्छा। तो तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो एक बाप बेटे को समझा रहा है या बड़ा पुरुष बच्चे को समझा रहा है कि उसने बोला कि उसको कार पसंद है, उसको कार चलाना है। तो वो बोलता है कि देश की अभी ऐसी स्थिति है कि भाई तुम कार क्या, तुम रिक्शा चला पाओगे, वही बहुत बड़ी बात है, देश में गरीबी इतनी है ना। तो वो क्यों बोल रहा है और इसका चैप्टर से क्या लेना देना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। एक्चुअली पूरा के पूरा टॉपिक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे विकास के लक्ष्य सभी के अलग अलग हैं।
विकास के जो विकास नहीं बोलना है ना, विकास के लक्ष्य सभी के अलग अलग होते हैं। और दुविधा की बात यह है कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल बनी हुई है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। मतलब एक ग्रामीण व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन नहीं है, तो वो विकास किसको समझेगा। जाहिर सी बात है उसके लिए जो विकास के लक्ष्य होंगे वो ये होंगे कि सरकार उसको या तो ज़मीन उपलब्ध करवा दे, या फिर मजदूरी उपलब्ध करवा दे, या फिर मजदूर जो है वो जो उसको काम है वो रेगुलर मिल सके। ये एक किसान के, एक भूमिहीन किसान की क्या होगी, विकास के लक्ष्य होंगे। आप खुद समझो, एक ग्रामीण व्यक्ति जो कि गरीब भी है, वो किसको डेवलपमेंट समझेगा, वो समझेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, उसकी रोजी रोटी चल रही है दूसरे के खेत में मजदूरी करके, है ना। उसके पास ज़मीन खुद की नहीं है। जब खुद की ज़मीन नहीं है तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए विकास केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको मजदूरी मिल जाए, जितनी उसकी मजदूरी है ना उतनी मिल जाए। और ये भी बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए कि उसके लिए मजदूरी की जो सीमा है ना वो बढ़ा दी जाए। जो मजदूरी है वो उसकी सीमा, मतलब उसकी आमदनी बढ़ा दी जाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी 300 रुपये चल रही है, 400 रुपये चल रही है, तो वो अगर 500 रुपये हो जाए, 600 रुपये हो जाए तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए लक्ष्य क्या होगा विकास का। अगर सरकार ने घोषणा कर दी कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, जैसे आप मजदूर वर्ग हो और आज आपको काम नहीं मिला, तो सरकार उसको अगर बेरोजगारी भत्ता दे दे तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए, उसका घर चल जाएगा। उसको फिर उसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि वो काम नहीं करना चाहेगा, है ना। लेकिन पर उसके लिए तो विकास यही होगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक ऐसा किसान जिसके पास भूमि भी है, समृद्ध भी है वो, और आमदनी भी अच्छी हो रही है किसानी से, उसके लिए विकास क्या होगा। उसके लिए विकास ये होगा कि उसके खेत में जो अनाज उग रहा है ना, वो अनाज उसको सरकार को बेचने को मिल जाए, सरकार खरीद ले उसका बिना अनाज और उसको भटकना ना पड़े मंडी दर मंडी। उसके लिए विकास का लक्ष्य ये होगा। और दूसरा क्या लक्ष्य हो सकता है, उसका ये लक्ष्य हो सकता है, आप देखना कई किसान परेशान होते हैं सस्ते मजदूर ढूंढने के लिए। वो जो किसान जिनके यहाँ खेती हो रही है ना, वो मजदूर ढूंढते हैं कि सस्ते हो जाए। देखो यहाँ पर क्लैश है, मजदूर चाह रहा है कि उसकी आमदनी बढ़ जाए, और जो समृद्ध किसान है जो मजदूरों से काम ले रहा है वो चाह रहा है कि उसको कम पैसे में मजदूर मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसकी लागत जो है वो कृषि में जो लग रही है वो कम रहेगी, तो उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कैसे एक का लक्ष्य दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न हो सकता है। पूरे देश में ऐसे ही होता है ना। ये समृद्ध किसान की बात हो गई। पुस्तक जो अगला उदाहरण लेती है वो बोलती है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। एक ऐसा किसान जो पानी के लिए या खेती के लिए केवल वर्षा के जल पर स्थित है, ना उसके गांव से नहर गुजरी हुई है, ना उसके पास ट्यूबवेल है, वो गरीब किसान है, ज़मीन है उसके पास, लेकिन वो केवल वर्षा। वो सरकार से क्या चाहेगा, वो उसके लिए विकास क्या होगा, वो तभी मानेगा देश में विकास हो रहा है कि उसके खेत तक पानी की व्यवस्था हो जाए। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उसकी भूमि बंजर रह जाएगी, उसको पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए विकास का लक्ष्य होगा कि सरकार नहर बनवा दे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, या फिर सरकार जो है पानी उपलब्ध करवा दे, पानी की पाइपलाइन डाल दे तो मेरे खेतों में पानी डल जाएगा। अगर बारिश नहीं होती है, मेरी बारिश पर निर्भरता कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसकी आमदनी अच्छी होगी, है ना। तो ये किस किसान की, जिसके पास ज़मीन तो है लेकिन वो पानी के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा का पानी में अनसर्टेनिटी होती है, कभी ज़्यादा गिर गया कभी कम गिर गया। इसलिए उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, ताकि वो आमदनी अच्छी कर पाए अपनी, सरकार उसको क्या उपलब्ध करवा दे, जल उपलब्ध करवा दे, जल का संसाधन उपलब्ध करवा दे। बाकी देखो और भी क्या उदाहरण दिए हुए हैं इसमें, और उदाहरण दिया हुआ है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अब देखना, ग्रामीण महिला है और भूस्वामी मतलब जिसके पास ज़मीन है, और परिवार में उसकी महिला के लिए क्या विकास के लक्ष्य होंगे।
अब ये देखो, मैं जो भी उदाहरण लूँगा ना बेटा, हो सकता हो ये सबके साथ ऐसा ना हो, मैं केवल एक आम बात कर रहा हूँ। मैं शहरी इलाके में रहा हूँ, ग्रामीण इलाके वाले बच्चे बुरा ना माने इस बात को लेकर। मेरे को मैं जो महसूस करता हूँ, ये मेरे दिमाग में जो आम इमेज आती है उसके बारे में उदाहरण लूँगा मैं, तो उसमें बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या करेगी भाई, उसके घर में ज़मीन है, लेकिन आप देखोगे ग्रामीण में जितनी भी महिलाएँ होती हैं वो घर में ही रहती हैं। उनको बाहर, आप देखो घर के पुरुष जो होंगे वो आपको पान की गुमटियों पे मिल जाएंगे, चाय की दुकान पे मिल जाएंगे, ताश खेलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको महिलाएं ऐसी घूमती हुई नहीं मिलेंगी। वो ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं। अगर किसी दूसरे वाले के घर चले भी गए, आप देखो मंडी से अगर सब्जी तक लाना है तो वो सारे काम पुरुष कर रहे होते हैं ग्रामीण में। तो उसके लिए लक्ष्य क्या हो जाएगा, ग्रामीण महिला के लिए जिसके पास ज़मीन है, धन संपदा है, उसको पुरुष के बराबर अधिकार चाहिए। वो भी चाहती है कि वो घर में अगर सब्जी बनाना है तो वो खुद अपनी पसंद की सब्जी खरीद के ला सके। वो भी चाहती है कि पैसे उसको भी मिलें। हाँ, एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि देखो घर की जो मेन आमदनी हो रही होगी वो कैसे, खेती से हो रही होगी, और वो किसके पास जा रही होगी, किसान के पास, मतलब घर के मुखिया के पास। तो ग्रामीण महिला क्या चाहेगी, उसके पास भी पैसे हों ताकि वो अपने मनपसंद चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें खरीद सके। अब आप बोलोगे कि सर वो नॉर्मली तो खरीद ही लेते हैं, क्योंकि अगर पापा के पास पैसे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मम्मी को तो देंगे, मम्मी को जो भी ज़रूरत चीज़ चाहिए होगी तो वो तो देंगे, है ना, बिल्कुल। लेकिन आप बहुत सारी महिलाएं जो है वो मन मार कर जीती हैं। उनको अगर कोई चीज़ खरीदना है तो पिता पर डिपेंड हो रहा, मतलब पुरुष पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ऐसी महिलाएँ सोचती हैं कि उनकी भी आमदनी शुरू हो जाए कहीं से, तो अपनी मनपसंद चीज़ें किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं रहना पड़े उनको, ठीक है। उनके विकास के लक्ष्य क्या हो जाएंगे, खुद की आमदनी हो जाए, उनको पुरुषों के बराबर बाहर खरीदारी करने का अधिकार मिले, बिजनेस में भाग लेने का अधिकार मिले। शहरी बेरोजगार युवक, अब शहरी बेरोजगार युवक के लिए क्या होगा भाई, एक ही लक्ष्य होगा, मेरे को नौकरी मिल जाए, एक अच्छी नौकरी, अच्छी पैसों वाली नौकरी मिल जाए, या फिर अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस के लिए सस्ती दरों पर लोन मिल जाए। अगर बैंक बहुत आसानी से लोन दे देगा तो वो समझेगा नहीं नहीं देश में विकास तो हो रहा है भाई, मेरे लिए जो है बैंक ने तुरंत लोन दे दिया, तो उसके लिए हो जाएगा ये लक्ष्य, है ना। तो आप देख रहे हो सभी के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। यदि मैं टीचर हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे को बस बच्चों को पढ़ाने को मिल जाए, मेरे को पेमेंट मिल रही है बच्चों को पढ़ाने की, मुझे दूसरे काम ना करवाया जाए। जो ऊट पटांग काम है, फालतू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ऊट पटांग काम है, जो बाबू के काम है, कंप्यूटर ऑपरेटर के काम है, वो मैं क्यों करूँ, मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का है, तो मेरे लिए वो विकास के लक्ष्य अलग हो जाएंगे, है ना। शहर के अमीर परिवार का लड़का, अब शहर में रह रहा है कोई लड़का, उसको जाहिर सी बात है बाप दादा की पैसे हैं खूब उसके पास, तो उसके लक्ष्य क्या होंगे, उसके लक्ष्य होंगे सरकार जो है ना, जो बड़ी महंगी गाड़ियों पर सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा, वो कम कर देना चाहिए उनको, ताकि वो अमीर बाप का लड़का बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद सके और अपने शौक़ पूरे कर सके। तो उसका तो केवल एक ही टारगेट होगा कि सरकार टैक्स बहुत लेती है। आपको मालूम है, जैसे नॉर्मल गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स कम लगता है, अगर महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो वो टैक्स, मतलब उसकी कीमत, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई गाड़ी 1 करोड़ की है तो टैक्स सरकार इतना लगा देती है कि 1.5 करोड़ और 1.75 करोड़ या 1.80 तक पहुँच जाएगी वो, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स वसूलती है महंगी गाड़ियों पे सरकार। और मेरे ख्याल से तो ये सही भी है ना। जो आलीशान वाली चीज़ें हैं, मैं बार बार आलीशान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, जो अमीरी वाली चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा है लेकिन उनके पास तरीके भी बहुत ज़्यादा है। तो अमीर परिवार का लड़का चाहेगा कि सरकार टैक्स कम कर दे। शहर के अमीर परिवार की लड़की क्या चाहेगी, उसका लिखा ही हुआ है, उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलनी चाहिए, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, उसके लक्ष्य ये होंगे। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, अभी नर्मदा घाटी क्या है और आदिवासी क्या है, आदिवासी तो समझते हो आप, नर्मदा घाटी मतलब कि जहाँ जहाँ से नर्मदा बहती है वहाँ के इलाके, है ना, और जंगली इलाके जहाँ पर आदिवासी रह रहे हैं, तो वो केवल और केवल ये चाहेगा कि नर्मदा नदी पर अनाधिकृत रूप से बांध ना बने। बांध बनने से क्या दिक्कत है भाई उस आदिवासी को, अच्छा ही है ना, बांध बनने से जो है वो बिजली बनेगी, मछली बनेगी, लेकिन वो क्यों नहीं चाहता है बांध बनने देना, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बांध बन जाएगा तो पानी स्टोर होगा, बांध में बहुत ज़्यादा स्टोर होगा, और जब बाढ़ आएगी, जब गेट खोले जाएंगे तो उसकी ज़मीन प्रभावित होगी,
है ना। तो नर्मदा घाटी का आदिवासी चाहता है कि नर्मदा नदी पर और अधिक बांध ना बने, अगर बने तो उनकी ऊंचाई इतनी लिमिटेड हो कि उसके खेतों में पानी ना आए भाई, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद होगी और उनका जीवन, आदिवासियों का जीवन मेनली फसल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो इन सब से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सभी व्यक्तियों में, देश में जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, उन सभी के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, है ना। और एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे को प्रभावित भी कर सकता है। जैसे मान लो ये मजदूरी वाला उदाहरण तो बहुत अच्छा था। उसको जो है वो सस्ते मजदूर चाहिए, तो दूसरे किसान को जो है, इसमें और क्या अधिक मतलब और क्या उदाहरण हो सकता है? इसमें उदाहरण हो सकता है, स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो एक सुविधा पे बात करते हैं, सरकार जो है वो क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं 10वीं तक मिड डे मील चला देती? 10वीं तक के बच्चों को खाना मिल सकता है। मुझे मालूम है गलत बोल रहा हूँ मैं उदाहरण, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपका विकास होगा तो सरकार उसके लिए पैसे कहाँ से निकालेगी? वो पैसे आएंगे कहीं ना कहीं टैक्स से, तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मेन बात वहीं आ जाती है, अगर किसी व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है तो किसी ना किसी का नुकसान होना तय है ना। तो सरकार सभी के लक्ष्य तो ध्यान में नहीं रख सकती ना। चैप्टर आपको यही सिखाना चाह रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ देखो, वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सके, विकास ऐसी चीज़ों को बोला जाता है। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह काम पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं। तो जो उद्योगपति होते हैं उनको तो जाहिर सी बात है, उनको तो भाई चाहिए ही बिजली ज़्यादा चाहिए, तो बांध ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे, और बांध ज़्यादा बनेंगे तो उतने ही लोगों की ज़मीन भी खतरे में आएगी। तो देख रहे हो, एक का विकास दूसरे के लिए बाधा, यहीं पर लिखा हुआ। इस तरह दो बातें साफ हैं। कौन कौन सी दो बातें? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोल्ड भी ऑलरेडी है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, मतलब सभी के लिए विकास की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, सभी के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पेमेंट ज़्यादा होना विकास है, किसी के लिए जो है मजदूरी ज़्यादा होना विकास है, किसी के लिए सस्ते मजदूर मिलना विकास है, किसी को आज़ादी चाहिए। तो सबके लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है ना। जैसे एक इमेज देखो यहाँ पर बनी हुई है, कार वाले अंकल बोल रहे हैं इस तरह के लोग होने नहीं चाहिए। किसको बोल रहे हैं? जो एक झोपड़ी बनाकर महिला रह रही है और अपने बच्चे को पाल रही है, तो उनके लिए ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये भी तो बोल सकते हैं कि कारों पर पाबंदी लगा दो, हम सो नहीं पाते हैं कार की वजह से, कार की आवाज़ की वजह से, है ना। तो ये इसके लिए विकास क्या होगा? इस व्यक्ति के लिए विकास होगा सड़कों पे गरीब हट जाए, जो लोग रास्ते पे सो रहे हैं वो हट जाए। अगर वो ऐसा किया जाएगा तो इनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, होगा कि नहीं? और यदि ये जो सोच रहे हैं, इसके लिए विकास क्या होगा? इसके लिए विकास होगा कि गाड़ियां खत्म कर दो यार, हम रात में सो नहीं पाते हैं फुटपाथ पर, लगातार धाएँ धाएँ हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका विकास क्या होगा? भाई साहब, इस बंदे को पैदल जाना पड़ेगा अपने ऑफिस तक, बस रेलवे से धक्के खा खा के जाना पड़ेगा इसको। इसके लिए विनाशकारी हो सकता है वो चीज़, है ना। तो विकास इसी तरह से काम करता है देश में। अगर अच्छा, ये बात भी तय है, अगर हमारी सरकार जो काम कर रही है, इस बात को समझाना चाहती है बुक आपको,
और सरकार भी कुछ हद तक बुक के माध्यम से आपको समझाना चाहती है। सरकार कोई भी नियम बनाती है ना, वो नियम किसी ना किसी समाज के किसी ना किसी वर्ग के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने एक नियम बनाया कि रेलवे में अब से वेटिंग लिस्ट टिकट पर काम नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगी, वेटिंग लिस्ट पर आप जो है वो यात्रा नहीं कर सकते। ये नियम बना दिया, नया नया नियम बनाया अभी। वेटिंग लिस्ट क्या होती है इसको समझो, देखना कुछ समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए आपको। सरकार के हर नियम विकास के लिए होते हैं और वो कैसे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है रेलवे में, जैसे मान लो 80 सीटें हैं, एक डब्बे में 80 सीटें हैं, तो रेलवे क्या करती है 80 की जगह 90 लोगों को टिकट बुक करवा देती है। ये जो बाकी के 10 लोग हैं ना, इनको वेटिंग लिस्ट का टिकट दे देती। अब पहले क्या होता था, जो ये 90 लोग चूज़ कर लिए गए ना, तो ये जो 10 लोग के पास सीट नहीं है, ये वेटिंग लिस्ट में है, तो ये लोग वाला टिकट लेके डिब्बे में चढ़ सकते थे, कोई इनको पकड़ता नहीं था। टीटी देखता था वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो इनको जाने देता था, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टिकट है, जा सकते हो। लेकिन अब से रेलवे ने ये नियम बना दिया है कि अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, कोई सा भी टिकट हो। वेटिंग लिस्ट अगर है और गाड़ी छूटने के 1 घंटे पहले तक आपको कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। अगर आप चढ़ गए तो आप पर बिना टिकट का फ़ाइन लगाया जाएगा। अब ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदेह तो आपको पता ही है। वेटिंग लिस्ट जिनकी रहेगी, क्लियर नहीं होगी, वो बेचारे जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरे को 20 तारीख को मेरी नानी के घर जाना है, बैतूल जाना है, मान लो उदाहरण के लिए। मैंने अभी टिकट देखा, उसमें देखा यार उसमें 5 वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो अब मेरे पास गाड़ी मान लो एक ही है, वो एक ही गाड़ी जाने वाली है, तो मैं क्या करूँगा। और उस टाइम मेरे वैसे मैच हो रहा है कि मैं स्कूल भी अटेंड कर लूँ 20 तारीख को और चला भी जाऊँ शाम को स्कूल अटेंड के बाद, एक ही गाड़ी है वो, तो मैं बुकिंग कर लूँगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का टिकट था, 5 वेटिंग लिस्ट थी। अब आखिरी में क्या होगा, एक दिन पहले तक मुझे क्लियर नहीं हो पाएगा कि अब क्लियर हुई। अगर वो क्लियर हो गई तो मैं जा सकता हूँ, अगर नहीं हुई तो मेरा पैसा तो रिफ़ंड कर देगी रेलवे, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरे लिए परेशानी। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए परेशानी हो गई। लेकिन फ़ायदा किन को हो गया, एक्चुअली होता क्या था, जो वेटिंग लिस्ट वाले चढ़ते थे बैठेंगे तो उसी डब्बे में 80 सीट वाले, तो जिन लोगों को सीट कंफर्म मिली है उनकी सीट में घुसते थे ये लोग। तो जिन लोगों को कंफर्म टिकट मिली है, जो 80 लोग हैं, उनको परेशानी नहीं होगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा कि भाई हमारी सीट है तो हम अच्छे से बैठ के तो जा रहे हैं, कम से कम हमको सीट किसी हमारे सीट पर कोई और व्यक्ति तो नहीं बैठा। और कई बार तो मैं खुद गया हूँ वैसे, हालांकि मैं लेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले जो लोग गए थे उन लोगों ने, हम लोग एक बार ट्रैकिंग पे गए थे कुल्लू मनाली। तो कुल्लू में जो है मतलब ट्रेन से जाना था यहाँ से दिल्ली तक, तो दिल्ली तक ट्रेन कंफर्म नहीं थी, बुकिंग कंफर्म नहीं थी, दिल्ली तक नहीं सॉरी, हम लोग गए थे यहाँ से पंजाब अमृतसर तक गए थे। तो अमृतसर तक हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, वेटिंग लिस्ट की टिकट थी। तो हमारी भाई वो स्काउट गाइड की ट्रैकिंग थी, तो स्काउट गाइड में उस तारीख को पहुँचना ही है हमको, तो हमको वेटिंग की टिकट थी, उसके बाद भी उसमें चढ़ना पड़ा। और जब चढ़े हम तो हमारी सीट थी नहीं, तो हमारे साथ, मैं तो नहीं सो पाया वैसे, लेकिन हमारे साथ जो गए थे ना, जो स्लीपिंग बर्थ होती है ना, उसके बीच में जो जगह रहती है उस पर बिठा के वो लोग वैसे सो के गए थे। तो उससे होता क्या है, जो सीट पे रहता है ना बेचारा, रात में उठे तो लात लगे किसी को, तो वो बहुत परेशानी होती है उनको जिनकी सीट कन्फर्म रहती है। देख रहे हो, सरकार का एक निर्णय परेशानी का सबब भी है किसी के लिए और किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो देश में जितने भी सरकार जो भी डिसीजन लेती है वो किसी ना किसी तबके को परेशान करता है, 100% है। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण लें, स्कूल को लेकर उदाहरण लें। अब हमको जैसे टीचिंग में अभी बोला जाता, अभी जो हम लोग अभी आप देखोगे स्कूल में बहुत सारे काम चल रहे हैं कंप्यूटर का, साइकिल वाले बच्चों की लिस्ट बनाना है, यूडाइस पोर्टल है उस पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, शिक्षा पोर्टल है स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करना है, अभी जो है एक और विमर्श पोर्टल है उस पर मार्क्स चढ़ाना है बच्चों के, ढेर सारे काम हैं। तो सरकार जितने भी डिसीजन लेती है ना, वो जो है वो बच्चों के पक्ष में रहती है, लेकिन उससे परेशानी किसको होती है, टीचर्स को। और सरकार जितने भी डिसीजन लेती है ना, उसमें ये देखती है कि कितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, कितने कम लोगों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि नुकसान होना तो तय है, परेशान होना तो तय है, किसी ना किसी को परेशान होना ही पड़ेगा, लेकिन उसके चक्कर में हम डिसीजन ना लें, उसके कारण से सरकार जो है वो काम ही नहीं कर पाएगी। सरकार के हर डिसीजन से परेशानी होती है।
है ना। किसी को फ़ायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए, चैप्टर हमें यही सिखाना चाह रहा है। अगर किसानों के लिए कोई कानून बनाया है सरकार ने, तो हो सकता है वो किसी ना किसी को नुकसान कर जाए, किसी प्रकार के किसान को नुकसान कर जाए, क्योंकि कई किसान अलग अलग तरह की खेती करते हैं ना, कुछ अनाज उगाते हैं, कुछ सब्जी उगाते हैं, कुछ फूल उगाते हैं तो सभी किसान, कुछ चाय पत्ती उगाते हैं तो सभी किसान ही। तो किसी का फ़ायदा, मतलब किसी के लिए विकास का नियम जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। ये बता रहा है कि विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं व्यक्तियों के, और किसी एक का विकास दूसरे के लिए बाधा भी बन सकता है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। 2 बातें हुई हैं अभी तक लिए। देश में सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। दूसरा, एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इस पर, आज से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे सोशल साइंस में। बताइए किस प्रकार से एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। पहला क्वेश्चन यही होने वाला है, ठीक है। चलो 40 मिनट का ब्रेक है, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट का ब्रेक है। अभी हो रहा है 6:36, 6:47 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो। 6:40